साथियों जय भीम। साथियों कुछ दिन पहले जब जंतर मंतर पर स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था उस वक्त तमाम देश भर के स्टूडेंट्स सब अपने अपने स्तर से शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने हेतु और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे हेतु और तमाम जो भी पेपर लीक होते हैं 80 से भी अधिक पेपर जो लीक हुए हैं उसकी उचित कार्रवाई हेतु अपने अपने तरीके से सबने प्रोटेस्ट किया, क्रांति की। अंततः धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी हुआ। एक शिक्षा मंत्री जो नियुक्त किए गए, तब भी मैंने कहा था, अभी कह रही हूँ कि हमें बीमार से नहीं बीमारी से लड़ना है। हमें शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को अहम रखना है। मैंने वो शेयर किया जिसमें कि 2 लाख लोगों ने उसे देखा और सराहा भी। तो मैं उस मुद्दे को बताऊं कि मैंने कहा कि आज जो केंद्र में भाजपा सरकार है उसको जो बनाने में एनडीए के जितने भी उसमें राजनीतिक दल हैं उन्होंने भाजपा को बड़े पैमाने पर उनको सपोर्ट दिया है 2024 में प्रधानमंत्री बनाने में, क्योंकि जनता ने प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी जी को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि नकार दिया था। तो उस वक्त 15-16 पार्टियां मिलके, किसी ने 16, किसी ने 7, किसी ने 6, किसी ने 8, जैसे भी, किसी ने 1-2 ऐसे करके सबने अपने सीटें दी और जहां तक बहुमत नहीं बन पा रहा था बीजेपी का, वहां बहुमत बनाने में उनका सहयोग किया और अलायंस में बैसाखी पर सरकार बन गई। मैंने कहा बार बार जो नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, बीजेपी को कोसते हैं, तो उतने ही इस चीज़ के भागीदारी वो भी हैं जो देश के भीतर गलत हो रहा है उसके भागीदारी वो भी हैं जिन्होंने इनको अपने बैसाखी पे ढोने का काम किया है। कुछ चंद लालच के चक्कर में ये लोग देश का सौदा कर दिए, देश को बेच दिए, देश बिल्कुल गर्त में चला गया। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं। और इन्हें मिला क्या? मैंने कहा चंद लालच में इनको कौन सी पावर मिली। आज मैं उस पर बात करने वाली हुई है जो 16 पार्टियां थी और 16 में जो कुछ ना मिले कुछ को मिले, वो मैं आपके सामने बताना चाह रही हूँ। क्योंकि ये बैसाखी पे चल रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज वो कहने के लिए एनडीए सरकार है, एनडीए की गठबंधन की सरकार है, लेकिन आज भी सेंटर ऑफ पावर भारतीय जनता पार्टी ही है। साथियों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि नीतिगत फैसलों और पावर की मुख्य चाबी आज भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है, जबकि सहयोगियों को उनके राज्य और जनाधार से जुड़े मंत्रालय दिए गए। जो मंत्रालय है, जो मोदी मंत्रालय कह सकते हैं, उसमें मुख्य रूप से हम 3 भागों में जब डिवाइड करते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री में जो मतलब राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, मतलब कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री। अब जो कैबिनेट मंत्री हैं उसमें वो लोग हैं जो कैबिनेट के मुख्य हैं, जिनके पास इस देश की सबसे सर्वोच्च पावर है, जैसे रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। साथियों, कैबिनेट सबसे शक्तिशाली और छोटा कोर समूह होता है। इसमें केवल प्रधानमंत्री और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, जिसमें कि ये एनडीए के जो मुख्य जो बाकी सहयोगी दल हैं वो एक भी नहीं है। इसमें है जैसे मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए, निर्मला सीतारमण जी हो गई, एस जयशंकर आदि कह सकते हैं, जिसमें सरकार के नीतिगत फैसले जो पॉलिसी डिसीजंस होते हैं वो इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। मतलब आप सरकार बनाने में तो शामिल हैं, लेकिन आप डिसीजन मेकिंग में नहीं हैं, आप पॉलिसी डिसीजन में नहीं हैं। जो पॉलिसी बनती है उसमें ये कोर सदस्य जो होते हैं, मुख्य जो सबसे सर्वोच्च सदस्य होते हैं, जो 4-5 मुख्य होते हैं, वही होते हैं। और बचे राज्य कैबिनेट जो राज्य मंत्री हैं या जो स्वतंत्र प्रभार वाले भी हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले तो मान लीजिए कि वो अपना कोई भी डिसीजन वो खुद लेते हैं, उनका अलग से अपना एक क्षेत्र है। लेकिन जो राज्य मंत्री वाले हैं उनका काम क्या होता है? उनका काम होता है कि जो डिसीजन मेकर हैं, जो पॉलिसी डिसीजन लेते हैं, उनको ये हेल्प करेंगे राज्य मंत्रालय वाले, राज्य मंत्री वाले, जो कि अभी
एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको बीजेपी ने देके लॉलीपॉप पकड़ा दिया है। ठीक है, मैं उसको भी बताऊंगी बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से कि किस तरह से किनको क्या मंत्रालय दिया गया और उसमें कौन से राजनीतिक दल हैं एनडीए के, और जो पॉलिसी डिसीजंस लेते हैं ना उस पे ये सहयोग कर सकते हैं राज्य मंत्रालय वाले, लेकिन इनकी ज़रूरत ही क्या है? वो जब ज़रूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे, लेकिन इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जब उनके विभाग से कोई जुड़ा हुआ मुद्दा होता है तो एक औपचारिक रूप से बैठक बुला ली जाती है, लेकिन ये औपचारिकता भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि ये जो शीर्ष पे बैठे हैं उन्हीं की मनमानी चलती है, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं राज्य मंत्रालय के लोग। जिस सर्वोच्च पद की मैं बात कर रही थी, जिसे सीसीएस कहते हैं, सीसीएस पद, जिसमें कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी होती है, उसमें मुख्य रूप से 4 लोग होते हैं। अगर प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, प्रधानमंत्री को ले लिया जाए तो 5 लोग होते हैं। डिसीजन मेकिंग है जो कैबिनेट में है, मुख्य है, सर्वोच्च है, वो कौन है मैं आपको बताती हूँ। उसमें प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो बीजेपी से हैं। जिसमें गृहमंत्री जो अमित शाह जी हैं वो भी बीजेपी से हैं। जो डिफेंस मिनिस्टर है अपना राजनाथ सिंह जी हैं, और वित्त मंत्री जो वो निर्मला सीतारमण जी हैं वो भी बीजेपी के हैं। राजनाथ सिंह जी बीजेपी के हैं। और विदेश मंत्रालय, जिनके हाथ में विदेश मंत्रालय रहता है, वो डॉक्टर एस जयशंकर, वो भी बीजेपी से हैं। मतलब कि ये कैबिनेट में जो मुख्य सर्वोच्च जो पॉलिसी मेकर जो होते हैं, पॉलिसी डिसीजंस जो होते हैं, वो इनके द्वारा लिए जाते हैं, जिसमें एनडीए के बाकी सहयोगी दल नहीं हैं, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, और सारे बीजेपी के हैं। यानी ये सुरक्षा और अर्थव्यवस्था से जुड़े ये चारों बिग 4, ये चारों जो है बिग 4 वो पद हैं, वो पूरी तरह से भाजपा के पास है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो थोड़ा सा मतलब वो है, वो भी मुख्य बड़े बुनियादी ढांचे में अन्य प्रमुख, सीसीएस के बाद ये जो मंत्रालय है वो इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। और इसमें भी जो पद हैं मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें जो मैंने कहा ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था जैसी जो बड़ी चीज़ें हैं, जो इनके अंदर जो पॉलिसी आती है, उसमें कौन लोग बैठे हैं, उन मंत्रालयों में कौन लोग हैं। तो मैं आपको बता दूँ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, जो कि ये मंत्रालय नितिन गडकरी जी के पास है, जो कि बीजेपी के हैं। कृषि एवं ग्रामीण विकास, जो कि शिवराज सिंह चौहान जी के पास है, जो कि बीजेपी से आते हैं। अगला है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जो कि जेपी नड्डा जी के पास है, वो भी बीजेपी से आते हैं। और रेलवे, आईटी और सूचना एवं प्रसारण जिनके पास है, अश्विनी वैष्णव जी के पास, वो भी बीजेपी से आते हैं। और वाणिज्य एवं उद्योग जिनके पास है, वो भी, उनका नाम है पीयूष गोयल, ये मंत्रालय जिसके पास है, वो भी बीजेपी से आते हैं। आवास, शहरी मामले और ऊर्जा मंत्रालय, ये मनोहर लाल खट्टर जी के पास है, जो कि बीजेपी से। और शिक्षा मंत्रालय जो शिक्षा मंत्री हैं हाल ही में जिन्होंने इस्तीफा दिया, धर्मेंद्र प्रधान जी, और अभी जो हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी जी, जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी के बाद ये भी काफ़ी चर्चे में हैं। अब करेंगे उन दलों की बात, यानी भाजपा ने अपने सहयोगी दलों को जो मंत्रालय आवंटित किए हैं, जो हैं, बाकी राज्य में रह गए हैं, कुछ स्वतंत्र प्रभार में भी हैं। और मैं उसमें सबसे पहले जिन्होंने खूब बढ़िया बैसाखी के जो मजबूत स्तंभ कह सकते हैं, जो उनका नाम है किंजरापू राम मोहन नायडू, जिनको मिला है नागरिक उड्डयन मंत्रालय, यानी सिविल एविएशन का। वो कौन से पार्टी से आ रहे हैं, कौन सा राजनीतिक दल है उनका एनडीए में? टीडीपी, ठीक है। जो
16 सीट लेकर आए हैं नागरिक उड्डयन मंत्रालय जिन्हें मिला है, वो मेन में नहीं है, जिन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। आता है पंचायती राज, पशुपालन एवं डेयरी। मंत्रालय राजीव रंजन यानी ललन सिंह के पास है, जो जेडीयू से आते हैं। यह भी 12 सीट देके महाशय आए थे, लेकिन इनको मुख्य कैबिनेट या सर्वोच्च कैबिनेट में नहीं रखा गया। भारी उद्योग एवं इस्पात, चलो भाई, यह HD कुमार स्वामी के पास, जिनका राजनीतिक दल TDS है, 2 सीट लेके आए थे। चलो, इनको भी औकात के अनुसार अच्छा मिल गया। फिर इसके बाद है जिन्हें बीजेपी का हनुमान कहा जाता है, अलादीन का चिराग। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय परम आदरणीय चिराग पासवान जी के पास है, जो LJP एनडीए गठबंधन राजनीतिक दल का नाम है, जिन्होंने 5 सीट देके ये सौदा किया था, जिन्हें ये मिला है मंत्रालय। जीतन राम मांझी जी हैं, जो HAM हम पार्टी है उनकी। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय जो है वो जीतन राम मांझी के पास है, जो 1 सीट देके इनको भी इनकी औकात अनुसार सही मिला है। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिन जिन ये अलायंस के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को किंग बनाने में भूमिका निभाई थी, किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, उन्हें क्या मिला? ऐसी कौन सी लालच थी जिससे आपने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आपने इस देश का समझौता कर दिया?